हेलो एवरीवन। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं टू इंडिया माई नेटिव लैंड पोयम, जिसको लिखा है हेनरी लुइस विवान डिरेजियो ने। ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, ये पूरे लाइंस को एक्सप्लेन करूँगी सो दैट कि इजी हो हमें ग्रेजुएशन में आंसर लिखने के लिए और नॉलेज को भी ये बूस्ट करे। So let's begin. The poem to India, My Native Land is written by Henry Louis Vivan D'Arezzo. जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो इंडिया टू इंडिया माई नेटिव लैंड है, इसको लिखा है हेनरी लुइस विवान डिरेजियो ने। पब्लिश्ड इन 1828, और ये जो पोयम है वो पब्लिश हुआ था 1828 में। इस डेट को, इस ईयर को देख के सभी को पता लग ही रहा होगा कि ये उस टाइम का बात है। ये उस टाइम पब्लिश हुआ था जब इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। The poet himself was an activist, a prominent freedom fighter at a very young age. जो हमारे पोइट हैं डरेजियो, वो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रांति लाने का काम हमारे इंडिया में किए थे। ये उस समय सक्रिय थे जब हमारे देश में राजा राम मोहन रॉय जैसे हमारे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। ओके। This poem is written in the form of an address and tribute to poet's motherland. ये जो पोयम है और ये जो पोएट हैं, ये दोनों एक मदरलैंड इंडिया के रिगार्डिंग ही है। सो ये जो पोयम लिखा गया है पोएट के द्वारा, वो उनके कंट्री इंडिया को ट्रिब्यूट करता है, इंडिया के लिए ही लिखा गया है। दिस पोएम इज रिटन इन द डेज ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो पोयम है ये उन दिनों में लिखा गया है जब हमारे देश में ब्रिटेन का राज हुआ करता था, और व्हेन लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय वाज ट्राइंग टू मेक अवेयर इंडियंस। ये उस समय की बात है जब राजा राम मोहन रॉय जैसे हमारे प्रोमिनेंट लीडर इंडियंस को अवेयर कर रहे थे कि उनके साथ कितनी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। दिस पोएम इज़ अ सोनेट। ये जो पोएम है वो सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है कि 8 लाइन और बाद की 6 लाइन, 14 लाइन्स की पोएम। जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का पोएम होता है, जिसके पहले 8 लाइन्स को हम ऑक्टिव कहते हैं और लास्ट के 6 लाइन्स को हम सेस्टेक्स कहते हैं। ओके। अब हम ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रह चुका है। अब हम पोएम्स की लाइन्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन द फर्स्ट 4 लाइन्स द पोएट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ हिज कंट्री। हिज कंट्री, क्योंकि वो इंडियन थे तो वो हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि हमारा जो पास्ट रह चुका है वो कितना महान हमारा पास्ट रह चुका है। मतलब हमारे पास्ट में जो हमारा इंडिया था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना इसका इंडिया का हर एक चीज़ में, चाहे वो टेक में हो, आर्किटेक्चर में हो, कल्चर में हो, या फिर किसी भी चीज़ में नंबर 1 पे रहता था हमेशा इंडिया। He tells us that India is a land of glorious past. हमारा जो इंडिया है वो ग्लोरियस पास्ट इसका रह चुका है, where people from different countries came to visit. और हमारे देश में घूमने के लिए लोग देश विदेश से आते थे। हम लोग अभी उसको रिगेन कर रहे हैं करेंटली इन 2025। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिगेन आवर पास्ट, और उससे बेटर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। ही सेज इंडिया हुज परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, मैथमेटिक्स वॉज अनबीटेबल। वो पोइट कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं पोइट कि हमारा जो पास्ट था ना, उसमें जो परफॉर्मेंस था हमारे आर्ट, कल्चर या फिर मैथमेटिक्स या फिर किसी भी फील्ड में, वो अनबीटेबल था। मतलब कोई बीट नहीं कर सकता था उस। और जो हमारे पोइट हैं वो नेक्स्ट की लाइनों में हमारे इंडिया को माता से कंपेयर कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं, हम सब देखते भी हैं कि हम सब इंडिया को भारत माता बोलते हैं, और हम भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ठीक है। और लास्ट के लाइन में पोएट पूछ रहे हैं कि कहाँ गई वो तुम्हारी ग्लोरी, कहाँ गया वो तुम्हारा इतना सुंदर पास्ट, कि आज हम इतने जंजाल में फंसे हुए हैं कि हमारा देश होके भी हम ब्रिटेन के कब्जे में हैं। तो यहाँ पे पोएट अवेयर करना चाहते हैं इंडियंस को कि हमारा बहुत अच्छा पास्ट रह चुका है, आप सब जगिए और अपने लिए लड़िए। ठीक है। इन द नेक्स्ट 4 लाइन्स द पोएट कंपेयर इंडिया टू ईगल। नेक्स्ट के 4 लाइनों में पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को ईगल से। ठीक है, बांझ से। द बर्ड ऑफ हैविंग इमेंस पावर, ऐसा एक पक्षी जिसके पास अथाह शक्ति है, वो पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता है, ऐसा ईगल को प्रतीत माना जाता है। बर्ड हैविंग इमेंस पावर, ये एक ऐसा पक्षी है जिसके पास बहुत अथाह पावर्स हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पक्षी है वो चेन में बंधा हुआ है। ठीक है। और ये चेन में बंधा हुआ है और ये कुछ नहीं कर रहा।
इतने विशाल होने के बाद, इतना इमेंस पावर इसके पास है, फिर भी ये चेन में बंधा हुआ है। हैव टू स्ट्रगल इन डस्ट, और उसको अपनी किसी भी चीज़ के लिए, चीज़ों के लिए भी उसे हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं ईगल को। द पीपल हु हैड लॉट टू सिंग राइट फॉर ईगल इज लेफ्ट विद नथिंग। जो जितने भी लोग थे जो इंडिया को इस ईगल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पोएट इंडिया को ईगल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ईगल के बारे में जो बहुत कुछ लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे, गा सकते थे, वो आज बस इसकी दशा के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या था ना, ब्रिटेन हम लोगों को बहुत बेरहमी से ट्रीट करता। द पोएट फर्दर सेज दैट ही हैज़ नो फ्लावर, और उन लोगों के पास फूल भी नहीं है कि माता के पैरों में चढ़ा पाएँ या फिर माला बनाकर उनको पहना पाएँ। मतलब इतने उस टाइम का जो दशा था इंडियंस का, वो बहुत बुरा था। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो ना उनके बस में कुछ भी नहीं था। बाई दिस लाइन ही ट्राई टू शोज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इन लाइनों के माध्यम से पोएट हम सबको बता रहे हैं कि उस टाइम पे इतनी बुरी दशा थी हमारे इंडिया की। In the last 6 lines, poet wants to take a dive and collect some pieces of glorious past, so that his country regain that power again. और लास्ट के कुछ लाइनों में पोएट अपनी इच्छा को बता रहे हैं कि उनका इच्छा है कि वो जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसमें एक गोता लगाएं, और वो जैसे कि गोताखोर समुद्र में जाके मोतियों को बीन कर लाते हैं, वैसे ही हमारे पोएट पास्ट में जाकर और कुछ पीसेस लाना चाहते हैं ग्लोरियस पास्ट का, ताकि हमारा जो इंडिया है वो पावर्स अपनी शक्तियों को रिगेन वापस ले पाएँ और उससे निखर के उभरे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कलेक्ट सम एजेस फ्रॉम पास्ट। वो पोएट चाहते हैं कि वो जो हमारी ग्लोरियस पास्ट था उसमें कुछ समय भी खींच के लाएं, ताकि हमारे इंडिया फिर से उभर पाए, खिल पाए। इन द लास्ट लाइन पोएट विश दैट इंडिया शुड रिगेन इट्स पास्ट। और लास्ट की लाइनों में पोएट चाहते हैं कि हमारा देश भारत फिर से महान हो जाए। और आज हम 2025 में जी रहे हैं और हमारा इंडिया एक बहुत अच्छे लेवल पे है और इसको ग्रो करने की ज़रूरत है। ये सब हमें ही करना है, हम यूथ को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।